जयरंगम टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया और ये अवसर दिया बात करने के लिए। मेरे लिए ये बहुत ख़ास मौका ये है कि अतुल सत्य कौशिक लगभग ज़माने से मुझे अपना नाटक दिखाना चाहते थे और हम लोग दिल्ली में रहते हुए भी शायद कभी उनका नाटक नहीं देख पाए। और जो हम लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में काम करते हैं और या जो थिएटर की गंभीर दुनिया में जितने काम करते हैं, तो आमतौर पर हम उन प्रयासों को अनदेखा करते हैं जिसमें हमारे जैसे फिल्म और नाटक समीक्षकों का भी बहुत बड़ा अपराध है कि हम जो व्यावसायिक स्तर पर जो बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं हमारे देश में, हम उसको अनदेखा करते हैं। हम समझते हैं कि 10-20 लोगों के बीच कुछ बहुत महान बौद्धिक किस्म का कोई नाटक हो जिसको स्टूडियो थिएटर में हम देखते हैं और उसके बारे में खूब महान किस्म की कुछ समीक्षाएं लिखते हैं, जिसके महान किस्म के शब्द महान किस्म के पाठकों की समझ से निकल जाते हैं। तो आज हम बात करें इसमें ख़ासतौर से जब हमारे बीच टेलीविज़न और रंगमंच के अभिनेता नीतीश भारद्वाज मौजूद हैं, तो सबसे पहले क्योंकि ये विषय बहुत ही विकराल और विशाल है, इसमें पूरा भारत है, महाभारत और चक्रव्यूह में पूरा भारत है, तो हम ये सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा रंगमंच की दुनिया पर केंद्रित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बातचीत की शुरुआत में हम ये कर सकते हैं कि हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं वो शुरू में कुछ अपना वक्तव्य दें उसके बारे में, और फिर हम रंगमंच के चक्रव्यूह की थोड़ी बहुत बात करें, और फिर हमारा जो ये श्रोता दर्शक समुदाय है वो उसमें कुछ हस्तक्षेप करे। तो अतुल सत्य कौशिक ये चक्रव्यूह की जो अवधारणा नाटक की आपके मन में आई और इतने बड़े पैमाने पर आई, क्योंकि मेरी जानकारी में शायद दिल्ली का आपका अकेला ग्रुप है जो बॉक्स ऑफिस पर इतना ज़्यादा टर्नओवर प्रोड्यूस करता है। शायद, मुझे ध्यान नहीं है, सरकारी संस्थानों को छोड़ दें, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को जिसका बजट 80 करोड़ का है उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी दिल्ली में तो मैंने नहीं सुना। तो ये कैसे ये आपने प्लान किया और क्यों चक्रव्यूह किया, इससे बात शुरू करते हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बिना किसी भूमिका के मैं सीधा सर के सवाल पर आता हूँ। मैं पेशे से सीए हूँ, मैंने वकालत भी पढ़ी है, तो फाइनेंस और लॉ मेरा प्रोफेशन है, लेकिन बचपन से ही थिएटर करने का, कहानियाँ सुनाने का, जैसे आप इकट्ठा ऐसे कुछ लोग इकट्ठा करके कभी कुछ कहानी सुना दी, कभी कुछ नाटक खेल दिया, ये शौक़ था। कॉलेज में थिएटर किया, उसके बाद आगे बढ़े, डिसाइडेड था कि लाइफ में कुछ भी करेंगे थिएटर हमेशा साथ में चलता रहेगा। 2006 में मैंने NSD, FTII, डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर पंजाब, सब जगह अप्लाई किया, बिकॉज मैं चाहता था कि एक थिएटर की ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन मुझे मिले। लेकिन किसी न किसी शब्दों में सभी ने लगभग यही कह दिया कि आपके साथ जो फिज़िकल प्रॉब्लम है उसके चलते आप थिएटर नहीं सीख पाएंगे। तो मेरा यही जवाब था कि आप नहीं सिखा पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं सीख पाएंगे। मैं क्या सीख सकता हूँ ये तय करने का हक सिर्फ मुझे है और मेरे खुदा को है, आप नहीं तय कर सकते। तो बस, और किसी बदले की भावना से नहीं, किसी को कुछ साबित करने की भावना से नहीं, क्योंकि थिएटर करना था। सब रास्ते बंद हो गए तो खुद अपना रास्ता खोला, अपना ग्रुप बनाया, नाटक करने शुरू किए। थोड़ी बहुत समझ फाइनेंस की थी, तो ये हमेशा तय रहता था कि भाई कितना खर्चा होगा, उस खर्चे का इंतज़ाम कैसे किया जाएगा, अगर नफ़ा हुआ तो क्या होगा, नुकसान हुआ तो क्या होगा, वो सब बातें जो हैं तय करके 3-4 साल नाटक करे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बात समझ में आई कि नाटक जितना भी अच्छा हो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे क्रेडिबल चेहरे, कुछ ऐसे कलाकार जिनके व्यक्तित्व में एक विश्वसनीयता हो, उनको साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ये नाटक चक्रव्यूह पहले अर्जुन का बेटा नाटक नाम से किया जाता था, 2-3 साल हमने किया, फिर इसके मैंने चक्रव्यूह के रूप में वापस लिखा। फिर नीतीश भारद्वाज साहब को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कृष्ण के रूप में, और सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब भी अगर आज आंख बंद करते हैं और कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो जो पहली छवि आपके जहन में आती है वो अमूमन नीतीश साहब की ही होगी। तो इनको हमने कृष्ण के रूप में हमेशा हमारी कल्पना में आते रहे हैं। तो ये एक ख्वाब था कि भाई कितना अच्छा हो कि मैं नाटक में कृष्ण का रोल नीतीश जी करें। तो उसी विचार से मैंने सर को फेसबुक मैसेज किया, सर ने उसका रिप्लाई किया कि आप बॉम्बे कब आ रहे हैं। तो कुछ एक महीने बाद हम बॉम्बे गए, सर के साथ बैठे। सर क्योंकि खुद लेखक रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, तो उनका अपना एक विजन है। नाटक पढ़ा, नरेशन हुआ, उन्होंने उसमें काफ़ी सुझाव दिए कि इसमें इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको वैसा कर सकते हैं। सर के सुझाव मैंने नोट किए, वापस से नाटक को लिखा, फिर हमने रीड किया और ये तय किया कि इस नाटक को साथ करते हैं।
नाटक को हमने शुरू किया। आज इस नाटक का शायद 72वां या 73वां मंचन है और सर के साथ काम कर एक नई दिशा मुझे मिली। फिर हर नाटक में कोई ना कोई एक विश्वसनीय चेहरा मेरे साथ जुड़ता चला गया और जैसा कि सर ने कहा कि हमने कमर्शियल थिएटर को बहुत गंभीरता से लिया। दिल्ली में आज से 4 साल पहले 200 रुपये का टिकट बेचना भी बड़ी बात थी। आज हम 2000 रुपये का टिकट बेच रहे हैं और लोग उसको खरीद रहे हैं और वो इसलिए हो पा रहा है बिकॉज हमको अपने काम पर कॉन्फिडेंस है कि हम आपको वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। और जैसे दीपक सर का ये बहुत बड़ा प्रयास है कि जयपुर में फेस्टिवल हो रहा है उसका टिकट लगाया जा रहा है, वरना बहुत फेस्टिवल दिल्ली में होते हैं सब फ्री में होते हैं। और मैं समझ नहीं पाता कि जब आर्टिस्ट अपना पूरा दिन जिस समय में वो काम करके कुछ अर्न नहीं कर पाता, अगर वो समय वो थिएटर को दे रहा है तो वो पैसा कमाने फिर कहीं और क्यों जाए। तो इस कोशिश से हम लोग काम कर रहे हैं। आप जैसे लोगों का हमको मोहब्बत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, सर लोग का आशीर्वाद है। तो नाटक चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आते रहेंगे। आज शाम को आप लोग देख रहे हैं और कोशिश रहेगी सर ऐसे ही हम लोग काम कर। नीतीश जी से मैं नहीं, थोड़ा सा ये बात यहाँ से चली है कि अतुल ने कहा कि जैसे हम श्री कृष्ण के बारे में और उनके चरित्र के बारे में हम सोचते हैं तो नीतीश भारद्वाज हमारे सामने आते। हालांकि महाभारत के बाद के एपिसोड्स में नीतीश जी सीरियल छोड़कर चले गए थे और हम लोगों के लिए वो शॉकिंग था कि ऐसा क्यों हुआ था और हम लोग दूसरे को श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार करने की पोजीशन में नहीं थे। लेकिन ये ठीक ऐसे ही है नीतीश जी, जैसे मुगले आजम फिल्म आई और अभी फिरोज खान ने एक नाटक किया उसको। तो दोस्तों मुगले आजम बहुत बड़ा नाटक था, दीपक ने शायद देखा था वहाँ दिल्ली जाकर, जिसमें आप पृथ्वीराज कपूर को ही अकबर के रूप में देखते हैं या दिलीप कुमार को आप देखते हैं जहांगीर के रूप में या सलीम के रूप में, अनारकली और ये सब। तो उसने एक फैंटेसी को जो कि हिस्ट्री नहीं है उसको उसने इस्टेब्लिश कर दिया था। तो उस तरह से आपको ये कैरेक्टर जब पहली बार ऑफर किया गया तो आपको क्या क्या संदेह थे मन में, क्योंकि दिल्ली का एक आदमी ऑफर कर रहा था जिसकी थिएटर में कोई बहुत बड़ी ब्रांडिंग और नाम नहीं था उस समय तक। तो और दूसरा सवाल कि कैसा अनुभव किया आपने, अब तो 73वां शो होने जा रहा है। नीतीश जी, एक मैसेज आया अतुल का कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, रंगकर्मी हूँ, नाटक लिखता हूँ और एक नाटक लिखा है अर्जुन का बेटा जिसको मैं चक्रव्यूह नाम से रीलॉन्च करना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि आप इसमें कृष्ण का रोल करें। तो मैंने सोचा पढ़ तो लेते हैं, क्योंकि एक कलाकार के लिए जितना नया नया आप पढ़ते रहेंगे, कहाँ पर कौन सा टैलेंट है आपको नहीं पता। इस दुनिया में बहुत टैलेंट है। तो जिस तरह से इन्होंने लिखा था, एक उनकी कमिटमेंट थिएटर के प्रति उसमें से झलक रही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि मूलतः मैं मराठी रंगमंच से आया, ट्रेन भी हुआ एक निर्देशक के रूप में, तो मराठी रंगमंच में ट्रेन हुआ, वहाँ से फिर मैं हिंदी थिएटर से जुड़ा था दिनेश ठाकुर जी के साथ। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे आप, ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे अपनी जो प्रति है उसको भेज दीजिए, मैं उसको पढ़ता हूँ। तो पढ़ने पर सबसे पहले जो मुझे बात अच्छी लगी वो ये कि जो एक काव्यात्मक ढंग से ये लिखते हैं वो बहुत अच्छा लगा। एक अरसा हो गया है मराठी थिएटर में उस तरह के नाटक लिखे नहीं गए हैं ओरिजिनल। और जब मैं मराठी थिएटर करता था तब ऐसा काव्यात्मक नाटक खेलने का मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी। हिंदी थिएटर कर रहा था तो दिनेश जी के साथ भी ऐसा कोई उन्होंने नाटक नहीं लिखा था। तो ये एक अपरिचित जॉनर था मेरे लिए नाटक का। और मैं कविता में बहुत बुरा हूँ। मैं भाई साहब से कहना चाहता हूँ, वो पता नहीं ये लोग कैसे, एक तो कविताएं लिखते भी हैं और याद भी कर लेते हैं, और एक अलग प्रतिभा है वो। किसी की और की भी कविता पढ़ लेना एक बार और उसको धड़ाधड़ बोल देना ऐसे याद करके, ये एक अलग प्रतिभा है, वो मुझ में नहीं है। मैं कविता के मामले में बहुत ही मतलब शून्य के बराबर हूँ। मैंने सोचा ये एक चुनौती होगी मेरे लिए। कलाकार को हमेशा स्वयं को चुनौतियाँ देना ये आवश्यक होता है।
तभी अपने भीतर, कलाकार के भीतर एक समुद्र मंथन हो सकता है और कुछ नया रत्न यदि हो सके तो निकल सकने की संभावना रहती है। तो मैंने इसको एक चुनौती मानकर उसको पढ़ा, लेकिन उसमें मुझे संभावनाएं दिखीं। कुछ चीज़ों से मैं, जैसा अतुल जी ने कहा, मैं सहमत नहीं था। कुछ चीज़ें मुझे लगी कि इसमें एक सीड है, एक बीज है, जिसको और यदि उसको और हवा दी जाए तो उसका एक बहुत अच्छा पौधा बन सकता है। तो ऐसे एंगल्स थे, तो मैंने इनसे लिखा और फिर हमने बात की और फिर ये मुंबई आए। और जिस तरह से हमारी चर्चा हुई, मेरे ख्याल से हम लोगों ने सोचा था घंटा भर बात करेंगे, लेकिन 3 से 4 घंटे की वो चर्चा चली। और मुझे अच्छा लगा, एक तो कलाकार को और लेखक को, सर्वप्रथम लेखक को, क्योंकि मैं भी एक लेखक हूँ, मैं अपना स्क्रीन प्ले लिखता हूँ फिल्मों का। हमेशा जो नए विचार आते हैं या सुझाव आते हैं उनके लिए ओपन रहना चाहिए। 10 आए, उसमें से हो सकता है आप 9 से असहमत हों, लेकिन दिमाग खुला रहना चाहिए। वो अतुल जी का है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक आध दो विचार को छोड़ के, जिस पर उनका एक अपना जस्टिफिकेशन था, उनकी एक दृष्टिकोण था उनका, उस पर भी हमारी चर्चा हुई। और अधिकतर सारे जो हैं मेरे पॉइंट्स उनको अच्छे लगे। और फिर उस नाटक को 2 बार, एक बार नहीं 2 बार उसको रीराइट किया उन्होंने, और हर रीराइटिंग में वो अच्छा ही होता गया। और तब पढ़ने में ही लगता था कि वाह, कोई नई बात निकल कर आ रही है जो आज के समाज के लिए प्रासंगिक है। मेरा ये भी हमेशा से मानना रहा है कि इतिहास हमेशा अपने को भविष्य की दिशा निर्धारित करता है हमारे, यदि हम इतिहास से सही सीख लेना सीख जाएं। मैं जब शूटिंग करता था महाभारत की, तो सारे लोग मेरे अगल बगल में सारे धनुर्धर हुआ करते थे, सारे बाण चलाते थे। तो एक दिन मैंने ऐसे ही देखा और ऐसे सोचता रहा, मेरा शॉट नहीं था, किसी का चल रहा था। मैंने कहा इस क्रिया के पीछे क्या अर्थ हो सकता है? तो मुझे उसमें इतिहास दिखाई दिया। हम प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाते हैं और उसे पीछे ले जाते हैं। वो पीछे ले जाना ही इतिहास की ओर जाना होता है, या हमने जो शिक्षा ली है, प्राप्त की है गुरुओं से, वो है। उसको फिर हम आंखें मूंद कर उसमें से क्या प्रासंगिक है, उसमें से क्या चाहते हैं हम, उसी पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि वो बाण अपने उद्देश्य की ओर जाए। और फिर हम आंखें मूंद कर उसका ध्यान लगाते हैं और प्रत्यंचा को छोड़ते हैं। तो यदि हमने इतिहास से सही सीख लेना सीख लिया, तो हमारी भविष्य की दिशा गलत नहीं होगी। तो मेरे लिए महाभारत इतिहास है, मिथक नहीं है, रामायण महाभारत। और उससे सीख लेकर आज के समाज के लिए जो प्रासंगिक है वो हमने डिस्कस करके इसमें से निखारने की और उभारने की कोशिश की है। और वो मुझे इतना बेहद पसंद आया और मैंने कहा मैं करूँगा। और काव्यात्मक था, एक मेरे लिए चुनौती थी, तो उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया। आपको कैसा फील हुआ जब आप महाभारत में कृष्ण बने थे और इस स्टेज पर कृष्ण बने? तो एक दूसरा मीडियम है, ये एक दूसरा मीडियम है, तो दोनों में आपको, क्योंकि महाभारत में और टेलीविज़न के पर्दे पर आप ऑडियंस को देख नहीं रहे होते हैं, वो एक अलग तरह का मंच है और ये एक अलग तरह का है। तो कृष्ण की भूमिका निभाते हुए दोनों में क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको? जो मूलतः जो 2 माध्यमों का फ़र्क है, जो अंतर है, यहाँ पर आप भले दिलीप कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, आप फिसल सकते हैं, आपसे गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर टेक 2 नहीं होता, एक तो। दूसरा, यहाँ एडिटिंग नहीं होती। आपके साथ में जितने कलाकार हैं, हम कई बार फिल्मों में देखते हैं कि जो मेन स्टार्स हैं उनके साथ के कलाकार अधिक अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, तो वो सीन ही कट जाता है। क्या बात कही आपने! ये हमें पता है। जी 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 जी। वो यहाँ पर नहीं होता। और मेरे साथ में जितने कलाकार हैं वो प्रोफेशनल लेवल के हैं
लेकिन प्रोफेशनली थिएटर नहीं कर रहे हैं। मतलब अब तो थिएटर प्रोफेशनल हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफटीएस के सारे प्लेस प्रोफेशनल हैं, लेकिन फिर भी वो एमेच्योर लेवल पे कर रहे हैं, अपना व्यवसाय संभालते हुए, अपना काम धाम संभालते हुए कर रहे हैं। उस तरह से नहीं कर रहे हैं कि बॉम्बे में जाके फिर केवल करियर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अंतर इसमें समझता हूँ। वैसे वो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के मेरे सारे कलाकार हैं, तो ये हमेशा डर लगा रहता है कि किसी सीन में वो मुझे खा न जाए। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये हेल्दी कंपटीशन ही अपने मुझ जैसे कलाकार को पसंद है, क्योंकि वो मुझे अपने टोज पर रखती है ना। और टोज पर रखती है तो मैं मेरे लिए एक सामने एक कैरेट होता है कि मैं और अच्छा परफॉर्म करूं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये हेल्दी कंपटीशन कलाकार के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। शुक्रिया नीतीश जी। दोस्तों, हमारे बीच जयपुर के और आदरणीय नंद भारद्वाज मौजूद हैं। नंद भारद्वाज की गति सभी विधाओं में रही है, कम से कम साहित्य में, सिनेमा में, रंगमंच में, दूरदर्शन में, अखबार में, साहित्यिक पत्रकारिता में, राजनीतिक आंदोलनों में और वैचारिक लेखक संगठनों में भी। तो इन सब के बावजूद नंद जी, आप चक्रव्यूह को और उस प्रसंग को जिसमें कि अभिमन्यु को साजिश करके बड़े बड़े लोग मार देते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि इस देश में जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं, और एक जर्मन नाटककार की युक्ति को उसको मैं कोट करूं तो वो कहता है कि आज का समय मीडियाकरों से इतना भरा हुआ है कि जीनियस को छुप कर रहना चाहिए, क्योंकि लोग उसे मार देंगे। उसी तरह अभिमन्यु का वध हुआ था। वो जीनियस था, उसको मार दिया गया था, और इस समय पूरे देश में जो रंगकर्मी हैं, कलाकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं, वो जितने भी जीनियस हैं, उनके लिए मुश्किलें हो गई हैं, उनके लिए चक्रव्यूह रच दिए गए हैं, उनके लिए हर तरह से उनको मारने की साजिशें हो रही हैं। इस पर आप अपने कुछ विचार व्यक्त करें नंद जी। मैं अनुमति से आपकी केवल एक बात कह दूं, क्योंकि मीडियोक्रिटी की बात आपने कह दी। बहुत ही अभी महीना भर भी नहीं हुआ, जावेद अख्तर साहब और मैं केदारनाथ फिल्म की शूटिंग करने केदारनाथ जा रहा था, तो वाया देहरादून जा रहा था, तो फ्लाइट में हम लोग साथ में थे। तो उन्होंने मेरी पहली फिल्म के विषय में सुना था, तनुजा जी के साथ मैंने मराठी में बनाई थी। तो उन्होंने कहा वो देख तो नहीं पाया, लेकिन तनुजा जी तारीफ़ कर रही थी, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने उनको कहा कि मैं हिंदी फिल्म का मेरा जो स्क्रीन प्ले है उसको लॉक कर चुका हूँ, और अभी कास्टिंग लेवल पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि सुनाइए क्या है, कथासार क्या है। तो मैंने उनको सुनाया, और किस तरह से पीरियड फिल्म है और किस तरह से उसका मैंने रिसर्च किया, ये सारा सुनाया। तो मीडियोक्रिटी को लेके ये मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नीतीश भाई, आपका काम तो पुख्ता है, बहुत आपने मेहनत की है, दिखाई दे रहा है आप जिस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन एक समस्या है, आप इस समस्या को फेस करेंगे बॉलीवुड में। तो मैंने कहा क्या है? तो बोले एक शेर सुनाता हूँ, किसी बड़े बड़े कवि ने लिखा हुआ शेर है, मैं आपको सुनाता हूँ। वही 2 लाइनें आपकी अनुमति से सुना रहा हूँ मीडियोक्रिटी के बारे में, कि मैं गहराई में उतरना चाहूँ, मैं तो गहराई में उतरना चाहूँ, पर मुझे गहराई सतह पे दे दो। ये मैं भूल नहीं सकता। हम लोग इतना हंसे इस पर। जावेद साहब ने मुझे सुनाया। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे। पहले तो मैं अतुल कौशिक का और नीतीश जी का यहाँ मैं अभिनंदन करता हूँ कि हमारे शहर में ये 2 हस्तियाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, और जिस तरह के चरित्र को नीतीश ने निभाया है और एक इमेज दी उस चरित्र को, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसको बरसों तक याद किया जाएगा। ये मैं नीतीश की प्रेजेंस में नहीं, इससे पहले भी कहता रहा हूँ, और आगे भी मेरी धारणा ये बनी रहेगी, क्योंकि मैंने और कृष्ण की भूमिका निभाने वाले चरित्रों को भी देखा है। बहरहाल वो एक अलहदा विषय है, और उस पर जितनी बात करें कम है। वर्तमान समय के चक्रव्यूह, ये आज की चर्चा का विषय रखा गया था। मुझे जब रुचि ने कहा कि इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और अपनी बात कहनी है, तो मेरी पहली अपेक्षा तो यही थी कि
जो चक्रव्यूह नाटक है अतुल जी का, वो एक बार मैं देख पाता, या तो नाटक होते ही देख पाता तो वो तो और भी बड़ी बात थी, नहीं तो कम से कम मैं लेखक आदमी हूँ तो स्क्रिप्ट पर मेरा काफ़ी भरोसा रहता है। बाकी मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि ये ना, अगर ये स्क्रिप्ट है, ये आलेख है, तो ये जब मंच पर जाएगा किस तरह का असर पैदा करेगा। लेकिन कुछ विषय या कुछ चरित्र अपने आप में ऐसे होते हैं जिनके बारे में धारणाएं पहले से बनी हुई हैं। विषय अपने आप में उसकी सारी संभावनाएं खोल देता है। महाभारत, रामायण, ये ऐसे एपिक हैं हमारी भारतीय समाज के, जो सारे साहित्य का, सारी संस्कृति का, सारे कला रूपों का एक से स्रोत है, जड़ है। वहाँ से सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती है, बनी बनाई चरित्र हमको वहाँ से बने बनाए मिलते हैं। तमाम जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उनके स्वरूप भी हमें वहाँ दिखाई देते हैं और उनके हल भी वहाँ दिखाई देते हैं। आप सब ने देखा होगा कि पिछले सालों में सारी भारतीय भाषाओं में महाभारत और रामायण को लेकर के, उनके चरित्रों को लेकर के, उनकी जो मूल समस्याएं उनको लेकर के इतने नाटक, इतनी फिल्में, इतने काव्य ग्रंथ और इतना विश्लेषण अब तक सामने आ चुका है। इसके बावजूद ये संभावना अब भी बनी हुई है कि इस पर और बात की जानी चाहिए। महाभारत पर इतना लिखा गया और महाभारत पर इतना लिखा जाने की अभी भी ज़रूरत है कि उसे और हम डिकोड कर सकें और खोल सकें और उसके माध्यम से अपने जीवन को समझ सकें। महाभारत पर अतुल ने जो नाटक लिखा है, और चूँकि अभिमन्यु का मुख्य चरित्र है, जाहिर है उससे जुड़े हुए दूसरे तमाम चरित्र भी वहाँ होंगे, लेकिन फोकस सारा अभिमन्यु पर होना चाहिए या उस चक्रव्यूह वाली थीम पर होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो इस समस्या को इस रूप में खड़ा करते हैं। ये काम पहले भी हिंदी में भी बहुत सारे नाटककारों ने किया है, अभिमन्यु को केंद्रीय चरित्र बना करके किया है। मैंने बहुत सारी काव्य ग्रंथ भी ऐसे पढ़े हैं जिनमें अभिमन्यु को एक मुख्य चरित्र बना करके, काव्य नायक बना करके और प्रस्तुत हुआ है। हमारी अपनी राजस्थानी भाषा में इस तरह के काव्य सामने आए हैं। अभी पिछले दिनों विनोद सोमानी हंस है हमारे अजमेर के एक राइटर, उन्होंने अभिमन्यु पर एक पूरा काव्य लिखा है। तो ये जो आपने अतुल ने ये काम किया, ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये केवल उस आख्यान को रिप्रोड्यूस करता है या आज के समय की समस्याओं को, आज के हमारे डिस्कोर्स को भी उस पर शामिल करता है। नीतीश जानते हैं कि महाभारत को जब उसकी डायलॉग राही मासूम रजा ने लिखे तो उसमें कितना हमारा आज का वर्तमान समाहित है। चाहे कृष्ण बोलता था या कर्ण बोलता था या युधिष्ठिर बोलते थे, उसके हर सीन में, हर वाक्य में, हर उस प्रसंग में कहीं ना कहीं हमारे आज की प्रतिध्वनियाँ सुनाई देती थी। हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं उनके भीतर की जो कॉम्प्लिकेसी है, उनके भीतर की जो संश्लिष्टता है, जो कठिनाइयाँ हैं, वे उनके माध्यम से हमको रिफ्लेक्ट करके दिखाई देती थी, प्रतिबिंबित होती थी। एक काम जो ये हमारे आख्यान है वो करते हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था में इस तरह की जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनको प्रोड्यूस करने का। दूसरे स्तर पर ये राजनीतिक स्तर पर भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे सामाजिक रिश्तों को प्रभावित करते हैं, हमारी राजनीति को प्रभावित करते हैं। न केवल अब करते हैं, महाभारत काल से लेकर के बाद तक करते ही चले आ रहे हैं। हर कोई चरित्र, जो बड़ा चरित्र, जो लीडिंग चरित्र होता है, वो अपने को आइडेंटिफाई करता है उस महाभारत के और रामायण के चरित्रों से। आदर्श है उनके लिए, राम की तरह का राजा होना चाहिए या कृष्ण की तरह का योगेश्वर योद्धा होना चाहिए। ये मॉडल्स हैं, ये आदर्श हैं। इनसे कोरिलेट करते हैं, इनसे अपने को आइडेंटिफाई करके और उन्हीं वैल्यूज़ को दोहराते भी हैं, लेकिन वो कितना साबित कर पाते हैं, कितना वैसा परफॉर्म कर पाते हैं, ये हम सब के एसेस करने की चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों में, बात में हमारे डायलॉग इतने रिपीटेडली उन सारे मुहावरों को दोहराया जाता है महाभारत काल के, कि जैसे हम सारी चीज़ों को उन्हीं के माध्यम से समझ लेना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई भी नाटककार
उस तरह की थीम को उठाता है। उसकी चुनौतियाँ भी उसके सामने बड़ी होती हैं और सहूलियतें तो खैर है ही। एक बना बनाया थीम है, एक बना बनाया चरित्र है, आपको बहुत कम रिस्क लेनी है, उसके आसपास ही रहना है। लेकिन अगर केवल वहीं तक सीमित रह गए तो वो प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे जो आप नाटक लिखने के लिए जिस उद्देश्य से उत्प्रेरित हुए। उस वर्तमान को उसमें जी लेना, उसे मूर्त कर देना ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है, आपकी सबसे बड़ी सफलता है। ये सफलता मैं ज़रूर कौशिक जी के नाटक में देखना चाहूँगा। मेरे पास ऐसा अवसर हुआ तो मैं शाम को आऊँगा और देखूँ उस नाटक को कि कैसे आपने किया। लेकिन मैं आश्वस्त ज़रूर हूँ क्योंकि एक तो नीतीश की प्रेजेंस अपने आप में इसको सफल बना देगी, इसके बारे में मेरे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये क्षमता है। कुछ लोगों में मीडिया में काम करते हुए ये चीज़ मुझे सिखा दी गई है कि आप असेस कर लेते हैं कि ये काम, हाँ ये या पहले से आप पूछा जा रहा है कि ये कौन कर सकता है, तो हम लगभग ठीक ही जगह पर पहुंच जाते हैं कि ये इसके लिए तो यही उपयुक्त है। तो अतुल ने बहुत समझदारी का काम किया कि नीतीश जी को इसके लिए चुना और आधी सफलता तो उनकी इसी में तय हो गई। बाकी उनका स्क्रिप्ट और उनकी वो आलेख तय करेगा। हमारा समय इसमें कितना प्रतिबिंबित होता है ये मुझे जानना है, होना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है। और राजनीति जिस तरह से उलझी हुई है आज और जिस तरह से महाभारत हमारे लिए, जैसा नीतीश जी ने कहा कि वो प्रत्यंचा खींच करके पीछे ले जा करके और भविष्य में दूर तक ले जाने की कितनी क्षमता पैदा कर पाया ये नाटक, ये वाकई हमें भी देखना है। और यही प्रक्रिया है अच्छा नाटक लिखने की, यही उद्देश्य होता है, जिसमें मेरा ख्याल है कि अतुल जी ज़रूर सफल हुए होंगे। जिजीविषा ही किसी चीज़ को मुकाम तक ले जाती है और मैंने छोटे से इस क्षणों में मैंने अतुल जी में ये जिजीविषा देख ली है और ये मैं आश्वस्त हूँ कि वो काम ज़रूर होगा। बाकी और आप सब लोग उसमें मददगार होंगे, आप लोग भी इसमें अपनी राय रखेंगे। बहुत धन्यवाद। इस सवाल का तो जवाब अतुल सत्य कौशिक ही दे सकते हैं और इनसे पूछने के पहले मैं सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन आपको बताना चाहता हूँ। नंद भारद्वाज जी जब वो राज्यसभा में थे और उन्होंने उस समय की सत्ता के खिलाफ लिखा था और हिम्मत की थी और दिल्ली कविता लिखी थी, और उसके बाद वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा चरित्र धोखा देता है वहाँ इतिहास हमें बचाता है, दिनकर कहते हैं। तो ये इतिहास जो है वो हमें सचमुच बचाता है, लेकिन वो इतिहास एक दुधारी तलवार है और ये बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी क्लासिक्स को लें, किसी पौराणिक आख्यान को लें, किसी उस तरह के चीज़ को लें और उसमें वर्तमान को ले आएँ। ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और अभी लेकिन मुझे अतुल सत्य कौशिक से एक ही उम्मीद है, जैसे कि फिरोज अब्बास खान के मुगले आजम में संभव हुआ कि उनका मुगले आजम पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला की छवियों से अलग निकल गया और आगे निकल गया। उसमें कोई पृथ्वीराज कपूर को नहीं ढूंढ रहा है, कोई दिलीप कुमार को नहीं ढूंढ रहा है। उसी तरह से अतुल सत्य कौशिक का ये नाटक चक्रव्यूह, इसमें कोई महाभारत के उस टेलीविज़न सीरियल के नीतीश कुमार को नहीं ढूंढेगा, उसको भूल जाएगा और अतुल सत्य कौशिक अपने इस नाटक में कुछ नई छवियों का निर्माण करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो अतुल, कैसे इसको आपने प्रासंगिक बनाया है और समय से कैसे जोड़ा है, क्योंकि हर नाटककार अपने समय के साथ मुठभेड़ करता है। कोई भी नाटककार किसी भी बात का जवाब अपने नाटक से ही दे सकता है। तो वैसे तो ये सब बातें जो कही गई हैं उनका जवाब मेरा नाटक है और वो 3 घंटे बाद होने वाला है। उसमें पूरी कोशिश की गई है और ये ज़रूरी है। मैं अभी चर्चा कर रहा था यहाँ बैठ के कि इतिहास, किसी भी इंसान का इतिहास उसका पीछा नहीं छोड़ता। चाहे वो आपका पर्सनल इतिहास हो, चाहे वो हमारे देश का इतिहास हो, हमारे कुल का इतिहास हो, वो कहीं ना कहीं आपके साथ चलता है। लेकिन आज के समय बहुत ज़रूरी है कि उस इतिहास को उस तरह से प्रेजेंट किया जाए जिस तरह से आज का बदला हुआ समय उसको स्वीकार कर सके, क्योंकि समय बदल रहा है। मैंने एग्जांपल दिया था कि बच्चा दूध पीता है, दूध पी के उसको ताकत आती है, फिर वो बड़े बड़े काम करता है। लेकिन आज के समय में बच्चों को दूध से स्मेल आती है, उनको दूध का टेस्ट पसंद नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं है कि माँ उसको दूध देना बंद कर देती है, वो उसके दूध में चॉकलेट ऐड कर देती है, वो उसके दूध में बॉर्नविटा ऐड कर देती है। दूध उसके जिस्म में पहुंच रहा है, लेकिन एक नए तरीके से पहुंच रहा है। मैं आज के समय में उम्मीद नहीं कर सकता कि 18-20 साल का कोई बच्चा लाइब्रेरी जाकर महाभारत पढ़ेगा या रामायण पढ़ेगा। पढ़ेंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इतिहास में इतना इंटरेस्ट है, लेकिन आज का समय बदल रहा है। आज का समय फ्लैम्बोयंस का है, ग्लैमर का है, स्टाइल का है, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पुरानी बात नई तरीके से कही जाए तो फूहड़ हो जाती है। यहाँ पे आपका आर्ट एज एन आर्टिस्ट आपका कितना कमांड है अपनी कला पर। जैसा कि सर ने कहा कि हम FTI में इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहाँ बड़ी अच्छी बात कही गई कि इस दुनिया में सिर्फ 3 कहानियाँ हैं, रामायण, महाभारत, लैला मजनू। इसके अलावा कोई चौथी कहानी इस दुनिया में है ही नहीं। कोई भी कहानी आप उठा लें, कहीं ना कहीं, अब आपने बाहुबली देखी, मुझको तो रामायण दिख रही थी, मुझको तो महाभारत दिख रहा था, मुझको तो दुर्योधन दिख रहा था, मेरे को तो युधिष्ठिर दिख रहा था। जब वो प्रभास जाता है तो राम वनवास के लिए जा रहे थे, मेरे को तो वही सब दिख रहा था। तो यही 2, 3, 4 कहानियाँ हमारे पास हैं। उन कहानियों में जो संभावनाएं हैं उनको हम कितना एक्सप्लोर कर पाए हैं, वो एक राइटर को नया चैलेंज देता रहा है। महाभारत हमेशा से एक नए लेखक को चुनौतियाँ देता रहा है। उसमें से हम क्या नई बात निकालते हैं, उन चुनौतियों को हमने लिया। सर और हम साथ बैठे, और बहुत सी नई बातें ऐसी हैं जो मैं बता दूंगा तो फिर आपका नाटक देखने का मज़ा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। मैं उस लुत्फ से आपको महरूम नहीं करना चाहता, तो आप नाटक ज़रूर देखें। लेकिन जो सर ने अपेक्षा नाटक से करी हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि लगभग सभी अपेक्षाएँ आज शाम के नाटक में पूरी हो जाएंगी। शुक्रिया अतुल। अब कुछ समय है हमारे पास, तो आप सब में से कोई सवाल पूछना चाहे, हमारे तीनों विशेषज्ञ मौजूद हैं, नीतीश जी, नंद जी और अतुल जी, तो उनका स्वागत है। कोई भी आप लोग लेकिन सवाल कंक्रीट पूछिए, और ये मानकर मत पूछिए कि ये सब ईश्वर के अवतार हैं और दुनिया के सारे सवालों के जवाब इनको पता है। तो ये सवाल इनसे जुड़े होने चाहिए। तो आपका स्वागत है। सवाल से पहले एक चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँ कि ये जो चक्रव्यूह शीर्षक है, नाम है, और इसके पीछे जो आयुध, जो शस्त्र जुड़ा हुआ है, चक्र, ये सारे शस्त्रों में क्यों विशिष्ट या महत्वपूर्ण माना जाता है? क्यों कृष्ण ने उस शस्त्र को अपने लिए रिजर्व किया? वो कृष्ण ही धारण करते थे या विष्णु ही धारण करते थे? चक्र में सबसे बड़ी खूबी ये कि वो चारों तरफ से अपनी धार रखता है, उसके नज़दीक आने की कोई हिम्मत नहीं करता। यूँ रचना भी, जिनमें महाभारत में मैंने पढ़ा कि उसकी किस तरह की, हालांकि जैसे जब फिल्म बनी या जब सीरियल बना तो उसको उस तरह से उन्होंने रूपायित किया, लेकिन चक्रव्यूह का जो गहरा अर्थ है वो था, वो तमाम तरह के किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को वो अपने से दूर रखता है, और अपने भीतर गर्भ में एक ऐसा सुरक्षित एरिया, एक स्पेस क्रिएट करता है जिसको भेदना आसान नहीं, उस चक्र के अंदर आना आसान नहीं। लेकिन जो कोई भेद के अंदर पहुंच जाता है तो फिर उससे बाहर आना भी मालूम होना चाहिए, अन्यथा उस चक्र से बाहर नहीं आ सकता, वो फिर उसका अंत ही सुनिश्चित है। ये इस अवधारणा के पीछे की जो कंसेप्ट है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको हम किसी भी समय पर जो एक बड़ी राजनीतिक या सामाजिक समस्या के रूप में देखते हैं, और उसके भीतर बड़े से बड़ा योद्धा भी अपने को अवश्य और असहाय महसूस करता है कि किस तरह की व्यूह रचनाएं, रणनीतियां बनाई जाती हैं, इस तरह के युद्ध कौशल बनाई जाती हैं कि वो कामयाबी सुनिश्चित हो जाए। उस चक्रव्यूह के पीछे उस वक्त एक नैतिकता थी, उस वक्त कुछ शुद्ध नियम थे, अच्छे नियम थे, लेकिन महाभारत काल में ही उस नैतिकता का उल्लंघन हुआ। उसी समय ये उस नैतिकता को तोड़ दिया गया, और वो जो टूट पैदा हुई, उसने फिर आने वाले सारे समय में सारे नियमों को ताक पर रख दिया, सारी मर्यादाएं नष्ट हो गई, और वो जो विनाश का, जो नियमों के खंडन का काल था, वो अब तक चला आ रहा है। हमारी राजनीति, हमारा लोकतंत्र, हमारा पूरा सामाजिक ढांचा इस सबसे बड़ी व्याधि का शिकार है। हम अब तक उससे बाहर नहीं आ पाए। ये सबसे बड़ी त्रासदी है हमारे समय की।
सभी को नमस्ते सर। नीतीश सर से आप मेरा एक प्रश्न था सर। सर आप एक्टर और आर्टिस्ट दोनों हैं, तो मतलब मैं पूछना चाह रही थी एक कैरेक्टर को अडाप्ट करने में, एक कैरेक्टर को समझने में, अपनाने में कितना समय लगता है? टाइम ड्यूरेशन एज एन एक्टर एंड एज एन आर्टिस्ट एक प्ले के। मैं आपका ये अंतर नहीं समझ पाया एक्टर और आर्टिस्ट का। एज एन एक्टर आप मतलब काम करते हैं तो कट कैमरा एक्शन, एंड एज एन आर्टिस्ट इट्स अ लाइव प्ले। अच्छा, फिल्म एंड थिएटर एक्टर। यस। प्रक्रिया वही है, दोनों की प्रक्रिया अलग नहीं है। जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जब आप कोई भी या मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो उसके पढ़ते पढ़ते एक कुछ विजन सामने आ जाता है चिदाकाश में, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कभी कभी बीच में हम आंखें बंद कर लेते हैं कि ये अच्छा ये ऐसा हुआ है। तो चिदाकाश में एक मतलब दृष्टि पटल पर एक कुछ चित्र उभरते हैं कि ये कैरेक्टर कैसा दिखेगा, ये कैसा चलेगा, जो भाषा वो बोल रहा है उससे कई सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये एकदम से इस तरह से बताना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि ये सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसको कोई सिखा नहीं सकता। एक ही डायलॉग को 4 एक्टर अपने अपने 4 ढंग से बोल सकता है और फिर भी प्रभावी वो हो सकता है। तो ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। लेकिन जब कोई एक लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर होता है या हिस्टोरिकल कैरेक्टर होता है, मैं मॉडर्न कैरेक्टर्स की अब तक बात कर रहा था, जब लार्जर दैन लाइफ या हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स होते हैं तो उनको प्रस्तुत करने से पहले बहुत कुछ अनुसंधान करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। और अपने यहाँ पर साहित्यिक और हिस्टोरियंस इन सब महाभागों ने इतना सब लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ते 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 उसके जो विविध पहलू हैं वो समझ में आते हैं उस व्यक्तित्व के, और फिर वो चित्र सामने उभरता है। बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, वेदर इट्स अ फिल्म, टीवी सीरियल और थिएटर। नीतीश जी ने जो बताया उसमें एक चीज़ और ऐड करूँ मैं, जैसे हम टेलीविज़न या फिल्म से जुड़े हुए कलाकारों को देखते हैं, बेशक थोड़ी सी बेसिक एक उस मीडिया की मांग के हिसाब से उस चरित्र में, उस कलाकार में क्षमता दिखाई देती हो तो हम उसका अपने लिए उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि एक तो उससे हम बहुत पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में उस तरह से परफॉर्म करवाते हैं तो वो निभा लेता है। थिएटर इस मामले में ज़्यादा मेहनत भी करवाता है और ज़्यादा ट्रेनिंग भी देता है। एक कलाकार जब एक बार मंच पर आ जाता है तो जैसा नीतीश जी ने कहा, फिर वहाँ रीटेक का कोई स्कोप नहीं है। इसलिए वो जब भी आता है तो 2 तरह से तैयार होके आता है। एक तो वो अपनी प्रक्रिया से सीख के समझ के आता है, जीवन से सीखता है वो, एक चरित्र को खुद अपने भीतर अंगीकार कर लेता है कि ये चरित्र मुझे परफॉर्म करना है। अगर कोई डायलॉग में कहीं थोड़ी बहुत कहीं उससे गलती हो भी जाए तो ये उसकी क्षमता होनी चाहिए कि वो उसे निर्वाह कर ले। वहाँ फंबल करने से या वहाँ थोड़ा बहुत भी सॉरी कह करके सुधारने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए दोनों तरह से उस कलाकार को तैयार किया जाता है कि आप एक तो पहली तो आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर कहीं आपसे इस तरह की कोई चूक हो जाए तो उसे सीधा कर लेने का हुनर भी आपके पास में होना चाहिए। ये क्षमता जिस दिन आ जाती है उस दिन हम उसको नेपथ्य से निकाल कर मंच पर पहुंचा देते हैं। ये फ़र्क होता है। नंद जी ने प्रस्तुतिकरण के विषय में, आपका मूलतः चरित्र को समझने का प्रश्न था, उसके आगे जाके इन्होंने प्रस्तुतिकरण का बताया। प्रस्तुतिकरण में मैं ये भी आपसे कह दूं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कलाकार यहाँ हैं जो थिएटर के साथ टीवी और फिल्म भी कर रहे होंगे। मैंने जो पाया, जबकि थिएटर के अपने फाउंडेशन है, वो एक ट्रेनिंग अच्छी देता है, उसके एक प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगा, जिस प्रकार इन्होंने कहा नंद जी ने कि यहाँ पर फिल्म में कट करते करते आप कर सकते हैं, वो बहुत अधिक डिफ़िकल्ट है, वो मुश्किल है। यहाँ पर एक बार आपने शुरू कर दिया तो इंटरवल या एंड तक आप उसी थिंकिंग में हो।
टेलीविज़न या फिल्म में एक छोटा टेक करते 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 उसकी सुसूत्रता, अपनी प्रस्तुति, अपनी परफॉर्मेंस की सुसूत्रता को बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कोई भी, जैसे केदारनाथ की शूटिंग हमने शुरू की तो सितंबर में शुरू की, सितंबर से बीच में 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन, फिर अक्टूबर में 5 दिन। अब मैं कल पहुंचूंगा तो सीधे एयरपोर्ट से जाऊंगा शूटिंग में। अब 5-6 दिन की शूटिंग है, फिर अप्रैल तक चलेगी ऐसी शूटिंग। तो इतने 6-8 महीने तक जो मेरी एक परफॉर्मेंस है उसकी सुसूत्रता बनाए रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और डिफ़िकल्ट है। इसीलिए कई थिएटर के कलाकार फिल्मों में अडेप्ट नहीं कर पाते। थिएटर की परफॉर्मेंस एक अलग परफॉर्मेंस होती है, स्पेशली प्रोसीनियम थिएटर की परफॉर्मेंस, और फिल्म का कैमरा जो है वो एक एक छोटी सी छोटी चीज़ को आपकी पकड़ता है और एनलार्ज करके दिखाता है। तो इसीलिए कभी हम कहते हैं ना कि अरे इसने बहुत थिएट्रिकल किया, मतलब ओवर एक्टिंग की। वो ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो थिएटर के हिसाब से सही कर रहा है, पर वो ओवर एक्टिंग लगती है। तो ये प्रस्तुतिकरण के कई ऐसे पहलू हैं जो एक एक्टर को माध्यम के अनुसार सीखने पड़ते हैं। लेकिन आज यहाँ पर मुझे लगता है आपको फिर से इस बात को चक्रव्यूह में लाना होगा। आपने चक्रव्यूह से दूर चली गई हैं आप, तो चक्रव्यूह से जुड़े हुए कोई प्रश्न हो तो बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश शर्मा, आपका सब स्वागत करता हूँ। आप सबसे एक प्रश्न है मेरा कि वर्तमान जो चक्रव्यूह चल रहा है उसमें थिएटर की भूमिका किस प्रकार आगे बढ़ सकती है नौजवान बेसिकली, क्योंकि संचार क्रांति बहुत अधिक है और संचार क्रांति के माध्यम से थिएटर कहीं ना कहीं हमारा सुप्त अवस्था में है, उसको किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं या मददगार हो सकता है युवाओं के लिए? धन्यवाद। वर्तमान जो चक्रव्यूह चल रहा है, ऐसा आपने कहा, कौन सा चक्रव्यूह? वर्तमान चक्रव्यूह ऐसा है सर कि हमारे 15 या 16 साल से जितने भी बच्चे हैं वो सब यूट्यूब और ये संचार क्रांति में गए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि उनको थिएटर से कैसे जोड़ा जाए, तो किस तरह से थिएटर उसमें मददगार हो सकता है नौजवान बच्चे, आने वाली पीढ़ी के लिए? धन्यवाद। देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्राचीन काल में ये कोई माध्यम नहीं थे, जबकि मैं इस पर अभी भी चाहता हूँ कि कोई इस पर अनुसंधान करे, क्योंकि महाभारत में जितने अस्त्रों का वर्णन है, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, समय सूचक बाण, तो गाइडेड मिसाइल, वो आज भी हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, पुष्पक विमान, तो भारद्वाज ऋषि जो हैं वो एरोनॉटिक्स के प्रणेता रहे हैं, जनक रहे हैं। उनके कई सारे अभी उनकी प्रतियां मिली हैं जिस पर हेलीकॉप्टर टाइप के उड़ती हुई चीज़ों के क्या कहते हैं उसको, डिज़ाइंस बने हुए हैं। तो या फिर संजय ने एक जगह बैठकर सारा अपनी दृष्टि से देखकर, इट्स लाइक अ लाइव टेलीकास्ट। तो क्योंकि ये अभी तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राचीन काल में ये माध्यम नहीं थे, वरना मुझे लगता है कि ऐसा कुछ रहा होगा। एनीवे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भरत मुनि ने जब नाट्यशास्त्र लिखा तो एक नाटक ही कहीं पर जाके कलाकार, एक लेखक लिख रहा था, नाटककार लिख रहा था और कलाकार उसको प्रस्तुत कर रहे थे। धीरे धीरे फिर पिछले 200 वर्षों में अलग अलग नवीनतम प्रयोग हुए और प्रसार माध्यम आए। फिल्म आया, पहले सेल्यूलॉइड की एक फिल्म बनी, फिर फिल्म का पर्दा आया, फिर साउंड उसमें ऐड हो गया, करते करते फिल्म का ही एक छोटा भाई टेलीविज़न का एक वीडियो आ गया, तो टेलीविज़न आ गया। तो ऐसे अब यूट्यूब आ गया है या कल को कुछ और आएगा। ये सारे अलग अलग माध्यम हैं उसी नाट्य के। तो मेरे लिए ये सब नाटक है। हाँ, जब कोई नई चीज़ आती है तो समाज उसकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। मुझे याद है जब वीडियो आया था तो वीसीआर मिलते थे, वो भी यहाँ नहीं मिलते थे, वो इम्पोर्टेड आते थे, नेशनल और पैनासोनिक के, और ऐसी टेप्स आती थी, वीएचएस टेप्स आती थी,
और गांव-गांव में जो है वो वीडियो पार्लर खुले थे जहाँ पे फिल्में दिखाई जा रही थी, ठीक है ना। और टेलीविज़न जब आया, हम लोग सबसे पहला सीरियल आया, उसके बाद ये सारे सीरियल आए। तो एक काल ऐसा आया था, इंडिया टुडे का हेडिंग था, फ्रंट पेज था उसके ऊपर, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री उससे बहुत बुरी तरह से आहत हो चुकी थी। बिजनेस नहीं हो रहा था, लोग थिएटर्स में नहीं जा रहे थे। लेकिन उस नए माध्यम की नवीनता को जब समझा और देखा लोगों ने, फिर से लोग अभी थिएटर की ओर जाने लगे हैं। तो ये तो चलता रहेगा, नया माध्यम आएगा, लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे, उसकी तरफ जाएंगे। तो हमको भी नाटक को अलग ढंग से प्रस्तुत करना पड़ेगा और फिर लोगों को समझ में आएगा कि लाइव देखना और टीवी में देखना, उसमें क्या अंतर होता है ना। तो इसलिए जब मुझे कई लोग कहते हैं कि वो महाभारत का डायलॉग सुनाइए, तो मैं कहता हूँ तो फिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ? वो तो घर में आप डीवीडी चला के देख लो। तो यहाँ आए हैं तो कुछ नवीन देखना चाहोगे ना। तो ये नवीनता का एक एक्सपेरिमेंट हमेशा अपने को करना पड़ेगा। यही एक तरीका है चक्रव्यूह से निकलने का। मैं इसमें इतना ऐड करना चाहूँगा कि मुझे थिएटर में 10-12 साल हुए हैं। कब से सुनता आ रहा हूँ कि थिएटर मर रहा है, लेकिन मुझे कहीं से मरता दिखता नहीं है। थिएटर 400 साल से मर रहा है, अभी तक नहीं मरा है। यकीन मानिए थिएटर कहीं जाने वाला नहीं है। मैं तो जहाँ भी देखता हूँ आप लोग इतने इत्मीनान से बैठ के बातें सुन रहे हैं, हम तो नाटक भी नहीं कर रहे। आपको बस यकीन है कि इस नाटक अच्छा लिखा होगा, उन्होंने अच्छा किया होगा, उस यकीन पे आप हमारी बात सुन रहे हैं। नाटक तो देखना बाकी है अभी। आने वाले 10 साल जो हैं वो लाइव एंटरटेनमेंट के साल हैं। एक दिन ये सब फट जाएगा। ये जो मोबाइल में इतनी सी स्क्रीन में आप देखते हैं फिल्म, 10 साल बाद ये सब खत्म हो जाने वाला है। वापस से वो युग आएगा जब लोग घर से बाहर आएंगे। उनको एक आर्टिस्ट जब फ्लैश एंड बोन में आपके सामने परफॉर्म करता है, जब 2 फीट की दूरी पर रो रहा है, आपको आंसू दिख रहा है बाहर निकलता हुआ, उस फीलिंग को कुछ भी मैच नहीं कर सकता है। आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट का, शाहरुख का, सलमान का, आमिर का, कितना भी खराब मूवी देख कर आएँ, आप हद से ज़्यादा उसको ट्वीट कर सकते हैं। थिएटर आपको लिबर्टी देता है कि आप मेरे सामने आके मुझे बोलें, अतुल इतना खराब नाटक कैसे कर सकता है तू। मैं आपको वो लिबर्टी दे रहा हूँ। फ्लैश एंड बोन में आर्टिस्ट आपके सामने खड़ा हुआ है। यकीन मानिए थिएटर इज़ अ मोर प्रीमियम आर्ट। यूट्यूब से, सिनेमा से ज़्यादा प्रीमियम आर्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे जिम्मेदारी आती है थिएटर आर्टिस्ट की कि वो क्या एक्सपीरियंस ऑडियंस को दे रहा है। न जाने कि एक इमेज बन गई ये थिएटर एक गरीब आर्ट है, ग्रांट दे दीजिए, फंडिंग कर दीजिए, पैसे नहीं है। बिल्कुल भी नहीं करना है हमको। ये डंके की चोट पे थिएटर करना है। और अगर अपने काम में विश्वास है, आपको पता है कि मैं अगर ऑडियंस से पैसा मांग रहा हूँ उतनी डिलीवरी भी दे रहा हूँ, तो आप टिकट भी बेचिए, तैयार रहिए कि सिर्फ 10 लोग आएंगे। आज 10 हैं, कल 20 होंगे, परसों 30 भी होंगे। थिएटर का भविष्य बहुत उज्जवल है। उसको ख़राब सिर्फ हम थिएटर आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। ऑडियंस बहुत है। सबसे बड़ा सबूत जयरंगम है। आप देखिए, लोग बोलते हैं जयपुर डेड सिटी है और लोग थिएटर में, अरे इतना डेड कैसे कोई सोचता है कि इतने लोग खड़े हैं। कल 900 लोग थे हॉल के अंदर। आप देखिए, तो कहाँ से थिएटर की ऑडियंस कहीं से तो आ रही है। मुगल आजम दिल्ली में हुआ, वो 12 शो प्लान करके आए थे, 18 शो करके गए, सारे शो फुल, 2000 की कैपेसिटी, टिकट 10,000 रुपये का। कहाँ से आ रही ऑडियंस? आसमान से तो नहीं आ रहे। थिएटर का भविष्य बहुत उज्जवल है। अपने काम पे विश्वास रखिए। जो भी कहता है कि थिएटर मर रहा है, उसको बोलिए भाई साइड हो, थिएटर कहीं नहीं मर रहा है। 400 साल से मर रहा था, अब तक तो नहीं मरा है। सर, मेरा क्वेश्चन अतुल जी से है। सर, मेरे लिए हमेशा से इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कर्ण रहा है, क्योंकि उसके साथ बुरा भी हुआ है तो वो बुरे का भागीदार भी रहा है। तो मतलब आपके ऊपर उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और साथ के साथ आप ये कर्ण के ऊपर प्ले कब बनाएंगे, मतलब एक पूरा? सर, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ महाभारत और रामायण फिल्म बनाता हूँ। ये मैं बड़ी मुश्किल से मैं संडे को ये इमेज तोड़ पाया हूँ। मैंने एक कॉमेडी प्ले लॉन्च किया है, डैड्स गर्लफ्रेंड, और बाखुदा अच्छा चला गया है। कर्ण, देखिए ये एक बड़ा विषय है कि कर्ण के साथ बहुत बुरा हुआ। एक मैंने बड़ा अच्छा मैसेज पढ़ा था व्हाट्सएप पे कि कृष्ण समझाते हैं कि तेरे साथ तो क्या बुरा हुआ जो मेरे साथ हुआ होगा।
कि जिस माँ ने जन्म दिया तुरंत उससे अलग करके कहीं और भेज दिया। सगा मामा उसको मारने के लिए कभी राक्षस भेज रहा है, कभी कौवा भेज रहा है, कभी पूतना भेज रहा है। जिससे प्यार करता था उसको छोड़ के आना पड़ा, शादी किसी और से करी। तुम लड़ रहे हो, तेरा राज्य तुझे मिलेगा, दुर्योधन जीतेगा उसको मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पड़ा हूँ और तुम बोलो तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। तो कृष्ण अगर जस्टिफाई करने आएगा बोलेगा उसके साथ भी बहुत खराब हुआ है। ये सिर्फ दृष्टिकोण होते हैं, किसके साथ बुरा हुआ, यू नो। हर एक को लगता है कि भाई मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, वाई मी। ये बहुत बड़ा सवाल है, वाई मी। और ये सवाल सबके पास है, वाई मी, यू नो। तो वो कर्ण बहुत फैंटास्टिक कैरेक्टर है, मुझे बहुत मोहब्बत है कर्ण के किरदार से। और हम सब के जीवन में कहना कि कर्ण के मोमेंट्स आते हैं व्हेन यू फील लाइक कर्ण कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो बनाऊंगा मैंने भाई, थोड़ा रुक के बनाऊंगा, थोड़ा 2-4 और कॉमेडीज बना लूँ, थोड़ी इमेज चेंज हो जाए, फिर बनाऊंगा। पर सर इस जो इन्होंने सवाल पूछा, मुझे तो सवाल इनका बिल्कुल वाजिब लगा, क्योंकि आप ही ने बोला है कि ले दे के पूरे संसार में 4 कहानियां हैं। तो अब आप ये बता उन्हीं कहानियों में प्रेम भी है, व्यंग्य भी है, पहले वो एक्सप्लोर कर लूं पहले। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि जो डैड्स गर्लफ्रेंड है वो उन 4 कहानियों में से कौन सी कहानी से? अरे वो लैला मजनू बता नहीं उन्होंने, लैला मजनू, लैला मजनू। लेकिन आप देखिए, आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बताना चाहता हूँ, कर्ण पर बहुत ब्रिलियंट और अद्भुत नाटक है मृत्युंजय। मराठी के उपन्यासकार थे शिवाजी सावंत, उनके नावल पर, और वो मृत्युंजय दुनिया भर में और देश भर में बहुत सारे सैकड़ों बार हो रहा है। कर्ण महारथी है, कर्ण भारम है उन पर, तो बहुत सारे। और उस पर तो दिनकर ने रश्मिरथी लिख दी, और वो भी रश्मिरथी भी आजकल काफ़ी प्रचलित है, नाटक हो रहा है। लेकिन जो उन्होंने एक बात कही थी कि चक्रव्यूह से कैसे मुक्ति मिलेगी और क्या होगा, देखिए मैंने सारे देश में और सारी दुनिया में देखा है कि जो ये नाटक है उसमें हमेशा एक पीढ़ी आती है, जनरेशन आती है। इस समय लगभग 22 भाषाओं में 200 से ज़्यादा प्रोमिनेंट डायरेक्टर हैं और करीब करीब लाखों नौजवान देश भर में नाटक में लगे हुए हैं। हाँ, एक नॉस्टैल्जिया ज़रूर है जो गिरीश कर्नाड और शंभू बादल और ये सब तमाम, वो शंभू मित्र और ये मोहन राकेश और ये विजय तेंदुलकर का वो जो एक बड़ा बना हुआ, एक बहुत बड़ा एक बना था, लेकिन अब उसकी कोई सामूहिक उपस्थिति रंगमंच, जैसे जयपुर में ये बता रहे थे दीपक गेरागी जी पिछली बार की 365 दिन नाटक हो रहे हैं। भोपाल में आपको भारत भवन बुक कराने जाइए, एक दिन खाली नहीं मिलता। पटना में कालिदास रंगालय खाली नहीं मिल रहा है। पृथ्वी थिएटर के लिए 2-2 साल से लाइनें लगी हुई हैं, बुकिंग नहीं मिलती हैं, दिल्ली में नहीं मिलती हैं। तो इस तरह से इस देश में तो चल रहा है। जो लोग, अब चूंकि रंगमंच एक पूरे 125 करोड़ की आबादी वाले देश में एक कल्चर का एक थोड़ा सा ये एक रूप है, तो वो उस रूप में नहीं दिखेगा जैसे कि टेलीविज़न में और सिनेमा में चीज़ें दिखती हैं। तो वो तो लाइव है ना, तो वो तो होता रहेगा, इसलिए निराश होने की जरूरत। एक सूचना मैं देना चाह रहा था आपके सवाल के संदर्भ में। कर्ण पर हमारे राजस्थान में बहुत सारे काव्य और उस तरह के नाटक पर काम हुआ है। मैंने पिछले सालों में एक काम कर्ण पर किया था, कर्ण कथा। इस कथा को बेस बनाकर मेरा एक नाटक अभी चल रहा है, जो मैं अभी लिखने की प्रक्रिया में हूँ। और वो लोक में किस तरह से, लोक में महाभारत और रामायण भिन्न तरह से आती है। वहाँ वो चरित्र, बेशक वो नाम और बाकी उनकी कंसेप्ट आइडेंटिटी वही रहती होगी, लेकिन वो चरित्र लगभग वैसे ही होते हैं जैसे उस लोक के अपने होते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर एक कम्युनिटी है भीलों की। उन भीलों का अपना महाभारत है, वो खेलते हैं। ये जो बहुत सारे जो गवरी के माध्यम से, इनके माध्यम से खेलते हैं, उनमें भी जो कथा आती है वो भिन्न तरह से आती है और वो लगभग उन्हीं के अपने एरिया के लोगों को आइडेंटिफाई करती हुई है कि वहाँ भीम भी होता है तो वैसा ही भीम होता है जो उनके बीच का कोई बलशाली आदमी होता है। ऐसे स्थान हैं जिनके नाम उनसे आज तक जुड़े हुए हैं। बाड़मेर जो अपना इंटीरियर राजस्थान में डेजर्ट का एरिया है, वहाँ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ भीमगोडा नाम का स्थान है। यानी उनको कहते हैं कि अब भीम ने आगे घुटना टिका दिया तो वो इतना गहरा गड्ढा हो गया। या एक जगह है जो भीमटोल है, ये बड़े बड़े जो पत्थर आते हैं वो इन्होंने भीम ने फेंके थे, वो आकर के यहाँ पड़े, इसलिए भीमटोल है। इस तरह की कंसेप्ट है।
तो मेरा जो ये नाटक जो बना रहा हूँ वो लोक में कर्ण की किस तरह की इमेज है उस पर बेस्ड है। और वो जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो जब द्रौपदी का चीर खिंचा था तो वो हंस रहा था, इसमें ये पोइट जिसने ये उसकी कंसेप्ट बदला, उसने कहा उसकी हंसी उन द्रौपदी पर नहीं थी, उसकी हंसी उस पूरे उस आयरनी पर थी, उस त्रासदी पर थी कि ये ऐसा करके किस तरह से सारे के सारे आत्मविनाश की तरफ जा रहे हैं। वो उससे अबव था, उसके मन में द्रौपदी के प्रति बहुत इज्जत थी, वो कभी उसने उस तरह से नहीं लिया। लेकिन वो वचन में जिस तरह से भीष्म बंधा हुआ था, जिस तरह से कर्ण बंधा हुआ था, उसकी वजह से उसको उसी मर्यादा में परफॉर्म करना था। अन्यथा कर्ण एक बहुत, आपने महाभारत भी देखा है जिसमें जिस तरह से पंकज जी को जिस तरह के शेप में प्रस्तुत किया, वो कर्ण वही है। और कर्ण एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, एक सकारात्मक चरित्र है। हमारे इतिहास में, हमारे पुराण में भी वैसा ही है। उसे और भी बेहतर ढंग से समाज ने ग्रहण किया है और उसी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शिवाजी सावंत ने भी ऐसा ही प्रस्तुत किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भारद्वाज जी, नीतीश भारद्वाज जी, अतुल सत्य कौशिक जी। हमें अब इस संवाद को यहीं ख़त्म करना होगा और आइए 4 बजे और 7 बजे आज का नाटक देखें। शुक्रिया।